अकबर, अल्लाह अकबर, ला शर्क़ ला ग़र्ब। दोस्तों, कश्मीरी पंडित एक ऐसी कम्युनिटी रही है जो कि लाइफ के ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर रही है, चाहे रिलीजन हो, फिलॉसफी हो, धन संपत्ति हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो। लेकिन 32 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह सब कुछ उनसे छिन गया, अपने देश को, अपनी ज़मीन को उनको छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ईविल क्लासमेट में, और आज हम समझने वाले हैं कि ये कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और आज भी वो लोग कश्मीर नहीं जा पाए हैं। अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाया आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, हिंदू कम्युनिटी कश्मीर में कोई आज से या 150 सालों से रहती हुई नहीं आ रही है, बल्कि यह तो इस्लामिक इन्वेजन के पहले से ही रहती हुई आ रही है। 8th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेजन होता है, उसके बाद धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो करती है। इसके बावजूद भी मॉडर्न एरा में ऐसा कोई बहुत बड़ा क्लैश देखने को नहीं मिला हिंदू और मुस्लिम के बीच। ऑब्वियसली यार, थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई आर पार या मरने मारने की बात वाली बात नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे 1980 तक आते आते हवाएं थोड़ी चेंज होने लगी। इसको बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि भारत के आसपास क्या हो रहा था उन दिनों। दोस्तों, इंडिया में जो इस्लाम था वो थोड़ा सूफी टच के साथ आया हुआ था, लेकिन जो आसपास के देश थे वहाँ पे एक अरबिक टच आने लगा था इस्लाम में, जो कि ज़्यादा एक्सट्रीम, ज़्यादा कट्टर था, जिसे हम कहते हैं वहाबिज़म। अगर हम कंपेयर करें तो 1970s में पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस हो जाते हैं, सऊदी अरब उसको हेल्प करता है, इसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ा सा वहाबी टच एक्सट्रीम हो जाता है। रही सही कसर ज़िया उल हक नाम का एक शासक पूरी कर देता है, जो तख्ता पलट करके सरकार गिरा देता है और वहाँ पे और ज़्यादा इस्लामी कट्टरता को फैला देता है। अफ़गानिस्तान में देखें तो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान वर्सेस रशिया का वॉर चल रहा था। इसके अलावा USA, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सभी लोग अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे ताकि रशिया इधर ज़्यादा ना फैले। इसकी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा कट्टरता फैली और वहाँ अफ़गानिस्तान में लोगों ने इसको जिहाद के तौर पे लिया कि हम जिहाद करेंगे। तो जिहाद की एक जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और वहीं दूसरी ओर ईरान में भी एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से कट्टर लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। 1982 तक कश्मीर में अच्छी खासी शांति हुआ करती थी। यहाँ के लोकप्रिय नेता CM शेख अब्दुल्ला और इनकी फैमिली को हिंदू और मुस्लिम सभी का अच्छा खासा सपोर्ट और भरोसा प्राप्त था। ये भी मॉडर्न सोच वाले नेता थे, तो सरकार को भी उम्मीद थी कि हो सकता है ये बंदा कश्मीर के लोगों को समझा बुझा के कश्मीर का मैटर बातों से ही सॉल्व आउट करवा दे। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और पावर उनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला को ट्रांसफ़र हो जाती है। 1983 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो कांग्रेस और फ़ारूक अब्दुल्ला मिलकर एक नई सरकार का निर्माण करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत डाउटफुल रहा करती थी, क्योंकि वो पाकिस्तानी सपोर्टर्स की बातों में भी एग्री करते थे, इंडियन गवर्नमेंट की बातों में भी एग्री करते थे, और ऐसे लोग जो कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र देखना चाहते थे उनकी बातों में भी एग्री करते थे। धीरे धीरे भारत सरकार को अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा थोड़ा हटके चल रहा है, ये सबसे हाँ में हाँ मिला के कश्मीर को केवल अपने पास रखना चाहता है। 3 तरह के सेपरेटिस्ट हुआ करते थे। पहला है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि वॉयलेंट ऑर्गेनाइजेशन था और चाहता था कि कश्मीर ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले, अलग एक स्टेट बने। दूसरा था हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि एक पाक सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन था, तो चाहता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज किया जाए। तीसरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि खुद को नॉन वायलेंट बोलते थे और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग ही बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट की एक और बंदे पे नज़र थी, जो कि थे गुलाम मोहम्मद शाह, ब्रदर इन लॉ ऑफ फ़ारूक अब्दुल्ला। इनकी भी बड़ी अश्लील सी फैंटेसी थी कि कुछ भी करके चाहे जीजे को ही धोखा देना पड़े, एक बार CM की कुर्सी पे बैठ जाऊं। सरकार ने भी सोचा क्यों ना फ़ारूक अब्दुल्ला से हाथ खींच के इसको सपोर्ट किया जाए और इससे अपना मन मुताबिक काम भी करवा लेंगे। लेकिन ऐसा करना कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और सिचुएशन हाथ से ऐसे निकली जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता की सीट इस तरह से छिन गई तो उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। रही सही कसर इन जनाब ने पूरी कर दी। इन्होंने वहाँ न सिर्फ कम्युनल हारमोनी से भारी छेड़छाड़ किया, इसके अलावा इन्होंने जो प्रोपेगेंडा कश्मीर स्टेट वर्सेस इंडिया स्टेट का था, वो प्रोपेगेंडा इनकी वजह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गया। एक टाइम पे वहाँ के लोग एंटी इंडियन नारे लगाते थे, एंटी इंडियन फ्लैग्स यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब रिलीजियस फ्लैग्स में कन्वर्ट होने लगा, रिलीजियस स्लोगन्स वहाँ पे लगने लगे। यह सब देखते हुए कांग्रेस ने इस गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस खींचा और दोबारा से वहाँ पे गवर्नर रूल एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, गवर्नर रूल लागू होने की वजह से लोगों में ये मैसेज गया कि केंद्र सरकार हमारे नुमाइंदों को, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़बरदस्ती बिठा के, हमारी ज़बरदस्ती सरकारें गिरा के अपने रूल हमारे ऊपर लागू कर रही है। तो इससे असर ये पड़ा कि लोगों में और ज़्यादा गुस्सा फैला और ज़्यादा हिंदू वर्सेस मुस्लिम दंगे होने लगे।
दूसरी तरफ अयोध्या में इसी साल राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं के लिए राम मंदिर के ताले खोल दिए। ताला खुलने वाले इंसिडेंट के बाद से कश्मीरी मुस्लिम्स के दिमाग में एक चीज़ बैठा दी गई कि अब कुछ भी कर सकते हैं तो वो हैं सेपरेटिस्ट्स, क्योंकि पहले ही फारूक अब्दुल्ला को सीट से हटा दिया गया है। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद शाह को भी सीट से हटा दिया गया है और ऊपर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो केवल सेपरेटिस्ट लोग ही हैं जो कि कुछ कर सकते हैं। और सेपरेटिस्ट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक पार्टी बना ली जिसे कहा गया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1987 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें अपन लोग लड़ेंगे। 1987 के इलेक्शंस में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का हारना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये जीत जाते, और जीत भी जाते क्योंकि इन्हें पूरा सपोर्ट था सभी लोगों का, तो ये निश्चित रूप से कश्मीर को भारत से पूरी तरह से अलग कर देते, काट देते। तो इस चीज़ को समझते हुए कांग्रेस ने दोबारा फारूक अब्दुल्ला से बात की और दोनों ने ही पुरानी बातों को भूल कर दोबारा से अलाई करके 87 के इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इलेक्शन के रिजल्ट आए जैसा कि सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि MUF आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। MUF केवल और केवल 4 सीटें जीत पाया। इसके अलावा बाकी सारी सीट्स कांग्रेस या फिर अब्दुल्ला की पार्टी को मिल गई। बाद में यह सब क्लियर हो गया कि कांग्रेस ने और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर चुनाव में धांधलेबाजी की है, जिसकी वजह से वो लोग जीत पाए हैं। कई इंटरव्यूज़ में फारूक ने खुद भी यह चीज़ एक्सेप्ट की। इस तरह से इलेक्शंस में हारने के बाद MUF के नेताओं ने खुलेआम हथियारबाजी चालू कर दी। हथियार लेके हिंदू कॉलोनीज़ में मार्च करना, इसके अलावा एंटी हिंदू स्लोगन गाना, उनको डराना धमकाना, उनके घरों में घुस के बम ब्लास्ट करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हो गई। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो PM थी उस टाइम पे, बेनज़ीर भुट्टो, उसने भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। क्योंकि 1971 के इंडो पाक वॉर में इंडिया के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गए, बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी, इसीलिए ये मैडम ज़्यादा आज़ादी आज़ादी चिल्ला रही थी। ठंडों के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से जम्मू में शिफ्ट कर दी जाती है, तो इसी का फ़ायदा इन टेररिस्ट्स ने उठाया। जैसे ही ठंड का मौसम आना शुरू हुआ, इन लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को मारना बढ़ा दिया। जैसे कि घाटी में जो कई सारे पंडित पब्लिक फिगर थे, जैसे कि पंडित टीकालाल टपलू थे, इसके अलावा एक रिटायर्ड जज थे नीलकंठ गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, एक सीनियर जर्नलिस्ट और लॉयर थे प्रेमनाथ भट्ट। तो इन लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया, जिससे कि हिंदूज़ कम्युनिटी में एक तरह का डर पैदा हो जाए। दिसंबर 1989 के महीने में इन लोगों ने होम मिनिस्टर की लड़की का भी किडनैप कर लिया और बदले में अपने 5 टेररिस्ट्स को छुड़वा लिया। इसके बाद इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने न्यूज़पेपर्स में, प्रेस में खुलेआम ये स्लोगन लिखवाने शुरू कर दिए कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से छोड़कर चले जाएं। कश्मीरी पंडितों के लिए 3 चॉइसेस लगा दी, रलिब, सलिब या गलिब, यानी कि कन्वर्ट टू इस्लाम, लीव द प्लेस और डेथ। दूसरी तरफ बांग्लादेश की आज़ादी से बौखलाया हुआ पाकिस्तान इस चीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, हर तरह से। वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आज़ादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम आपके साथ मुकाबला करके अपना हक लाए। फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो भयानक रात, जिस रात इस्लामिक आक्रांताओं के कारण लोगों को, यानी कि कश्मीरी पंडितों को, अपने हरे भरे घर, खेत खलियान सब छोड़कर जाना पड़ा। लाखों कश्मीरी पंडित वहाँ से सब कुछ छोड़कर भागे। कुछ लोग तो केवल 2 जोड़ी कपड़ों के साथ भी भागे। नपुंसक सरकारों और इस्लामिक कट्टरवाद के कारण निर्दोष लोगों को, निर्दोष हिंदुओं को अपना घर, अपना खेत खलियान, बगीचे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन से आज तक लाखों लोग आज भी अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे 26,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो मारे गए, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं होती, कोई ह्यूमन राइट बात नहीं करता, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। अभी तक केवल 3800 माइग्रेंट्स ही अपने घर वापस लौटे हैं, वो भी केवल काम के पर्पज़ से। इसके अलावा 6000 घर बनाने का वादा किया था, जिसमें कि 1025 घर अभी तक बनकर तैयार हो पाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय कैसे मिलेगा? आपके सिनेमा हॉल में नारे मारने से या फिर उनको उनके घरों में वापस भेजने से? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।